अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषे आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। उसका नाम मज़हर हुसैन था और वो मिनारी की दुकान करता था। मेरे जहन में फ़ौरन ये सवाल पैदा हुआ कि एक मिनारी फ़रोश की बेटी का इतने बड़े जागीरदार से रिश्ता कैसे जुड़ गया। अमीर अली को फ़ारिग करने के बाद मैंने कुछ ज़रूरी काम निपटाए और पता पूछता हुआ मज़हर हुसैन के घर पहुंच गया। मैंने अपने साथ किसी को नहीं लिया था। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। उसका चेहरा बता रहा था कि वो खासी परेशान है। मैंने उसे सलाम किया और कहा कि मैं सादिका बेगम के किसी रिश्तेदार से मिलना चाहता हूँ। औरत ने बताया कि वो सादिका बेगम की माँ है। बाद में उसका नाम फ़ातिमा बीबी मालूम हुआ। मेरी दरख्वास्त पर वो मुझे एक सादा सी बैठक में ले गई। ताहम वो अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए हिचकिचा रही थी। कमरे में 2 अफराद और आ गए थे, एक उसकी बहू और दूसरा उसका बेटा। बेटे का नाम गालिबन शबीर हुसैन था। माँ जी, हमें इत्ला मिली है कि आपकी बेटी सादिका बेगम को कल डाकुओं ने अगवा कर लिया है। उसकी हमरा चौधरी रुस्तम अली की भांजी रेहाना भी थी। आपकी बेटी कल आपसे मिलने आई थी और गालिबन 3 साढ़े 3 बजे रेहाना के हमरा तांगे में वापस रवाना हुई थी। थोड़ी देर पहले अमीर अली अगवा की रिपोर्ट लिखवा कर गया है। अच्छा, फातिमा बीबी ने हैरानी से कहा। वो तो कहते थे कि पुलिस को इस मामले की खबर नहीं होना चाहिए। कमाल है, शबीर हुसैन ने कहा। आज सुबह चौधरी का आदमी हमें ताकीद कर गया था कि ये बात बाहर ना निकले। अब उन्होंने खुद ही रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। उसकी बातों से जाहिर होता था कि वो अपनी बहन के ससुराल वालों को पसंद नहीं करता था। मैंने फातिमा बीबी से कहा, माँ जी, कल आपकी बेटी 6-7 घंटे आपके पास रही थी। आपने उसकी रवानगी के वक्त कोई ख़ास बात तो महसूस नहीं की या किसी मशकूक आदमी को तांगे के आसपास तो नहीं देखा? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी, फातिमा बीबी ने जवाब दिया। सादिका ने दोपहर का खाना हमारे साथ खाया था और ठीक ठाक थी। उसने 2 बजे तांगे का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। रेहाना तांगे से उतर कर अंदर आई थी और खड़े खड़े वापस चली गई थी। मैंने उसे बैठने के लिए बहुत कहा था मगर वो कहने लगी कि देर हो जाएगी। सादिका तो पहले ही तैयार बैठी थी। दोनों जाकर तांगे में बैठ गईं और तांगा रवाना हो गया। मैंने महसूस किया कि फातिमा बीबी की बहू कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शायद अपनी सास की मौजूदगी में झिझक रही थी। मैंने उससे मुखातिब होकर पूछा, बीबी, सादिका ख़रीदारी वगैरह करने भी गई थी? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मैंने उसे कहा भी था कि ख़रीदारी करने चलते हैं, मगर वो राज़ी नहीं हुई। बहुत चुप चुप थी। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। माँ जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैंने फातिमा बीबी से पूछा। आपने चौधरियों के साथ कैसे रिश्ता जोड़ लिया? उसने अफसरदगी से जवाब दिया, बस जी, होने वाली होकर रहती है। हमने क्या रिश्ता जोड़ना था। थोड़ी देर बाद शबीर हुसैन उठकर अंदर चला गया। मैं दोनों औरतों से बातें करता रहा। चंद लम्हों के बाद अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर फातिमा बीबी भी अंदर चली गई। इस इस्लाम में मैं भी रुखसत होने के लिए उठ चुका था। थानेदार साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, फातिमा बीबी की बहू ने राजदाराना लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि सादिका की अपने आदमी से अनबन हो गई थी। कल वो बहुत परेशान थी। क्या उसने तुम्हें ऐसी कोई बात बताई थी? मैंने पूछा। मैंने टोल लेने की बहुत कोशिश की मगर उसने कुछ नहीं बताया। यही कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन जाते वक्त वो अपना सारा जेवर मेरे पास रखवा गई है। कहती थी किसी को बताना नहीं, घर में किसी को ये बात मालूम नहीं है। वो ये बात कर ही रही थी कि उसकी सास एक शीरखार बच्चे को गोद में उठाए हुए वापस आ गई। बच्चा रो रहा था, इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि सास ने बहू की बात नहीं सुनी थी। उसकी बात ने मुझे शशो पंज में डाल दिया। अगर सादिका की चौधरी रुस्तम अली से अनबन हो गई थी तो कोई अजब नहीं कि अगवा में उसी का हाथ हो। एक इम्कान और भी था। हो सकता था कि अनबन रुस्तम अली की पहली बीवी या उसकी औलाद से हुई हो और सादिका ने अपना मुस्तकबिल ख़तरे में देखकर जेवर अपनी भाभी की तहवील में दे दिया। ऐसी सूरत में अगवा में शेर अली या अमीर अली का हाथ भी हो सकता था, लेकिन रेहाना भी साथ थी। गालिबन रेहाना को इसलिए साथ अगवा कर लिया गया था कि हवेली के किसी आदमी पर शक ना जाए।
इसी किस्म के ख़यालात में उलझे हुए मैंने गली में कदम रखा। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि एक नौजवान जो करीबी मकान के मेहराबी दरवाजे में खड़ा था जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। उसे मैं पहले भी गली में देख चुका था। उसकी उम्र 28-30 साल के लगभग थी। उसने मुझे सलाम करने के बाद कहा, थानेदार साहब, मेरा नाम अय्याज़ अहमद है, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मैं रुक गया। वो बात जारी रखते हुए बोला, आप गालिबन सादका बेगम के अगवा के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अगवा में चौधरी रुस्तम अली की औलाद का हाथ है। तुम कौन हो? मैंने पूछा, और तुम्हारी मालूमात का ज़रिया क्या है? उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, मैं सादका बेगम का कज़न हूँ और ये सामने हमारा घर है। अगर आपको जल्दी ना हो तो चंद मिनट के लिए अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मैं आपको कुछ तफसील बताना चाहता हूँ। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर नौजवान के हमरा अंदर चला गया। रस्मी कलमात के बाद अय्याज़ अहमद ने कहा, मलिक साहब, सादका मेरी मंगेतर थी और अगर रुस्तम अली उसे अगवा ना कर लेता तो इस वक्त वो मेरी बीवी होती। ये कब की बात है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है कि थाने में अगवा की ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। जी हाँ, इस अगवा की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करवाई गई थी। उसने कहा, क्योंकि रुस्तम अली ने अपने बदमाशों के ज़रिए सादका के घर वालों को ख़तरनाक नताइज की धमकी दी थी। उसने तफसील बताते हुए कहा कि वो वाक़या 2-2.25 साल पहले पेश आया था। सादका बेगम उन दिनों स्कूल में पढ़ाती थी। एक रोज़ इत्तेफाक से चौधरी रुस्तम अली ने उसे देख लिया। वो अपनी भांजी रेहाना के साथ कस्बे में आया था और उसे स्कूल छोड़कर बाज़ार जाने का इरादा रखता था। उसने सादका को देखा तो पहली ही नज़र में उसका गर्विदा हो गया। चंद रोज़ तक वो सादका बेगम के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा। फिर उसने अपनी भांजी के ज़रिए उसे खाने की दावत भेजी। सादका को इस दावत पर बहुत ताज्जुब हुआ। तुम्हारे मामू ने मेरी दावत क्यों की है? उसने रेहाना से पूछा। लेकिन मैं तो उन्हें नहीं जानती, फिर मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे गांव? मैं आपके साथ जाऊँगी, रेहाना ने कहा। हमारा अपना तांगा है, खाने के बाद तांगा आपको वापस छोड़ जाएगा। लेकिन क्यों? सादका ने ज़ोर देकर पूछा। तुम्हारे मामू ने मेरी दावत क्यों की है? उन्हें जो शख्स अच्छा लगता है वो उसे हवेली में बुलाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। रेहाना, तमीज़ से बात करो, सादका ने गुस्से से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? जी, मतलब तो बिल्कुल सीधा है, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। चंद रोज़ पहले मामू मेरे साथ यहाँ आए थे। जब हमारा तांगा स्कूल के सामने रुका तो आप सामने से आ रही थी। मामू ने आपको देखा तो बस देखते ही रह गए। सादका ने बेख्तियार रेहाना के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। गुस्से से बोली, बकवास मत करो, ऐसे बेहुदा हैं तुम्हारे मामू, स्कूल की टीचरों को ताकते। आइंदा उनका नाम भी ना लेना मेरे सामने। जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। रेहाना ने घर जाकर ये सारी बातें अपने मामू को बता दी। एक मामूली टीचर की लंतरानी सुनकर चौधरी रुस्तम अली सख्त गुस्से से भर गया। उसने रेहाना से कहा, अपनी उस्तानी से कह देना कि हमारी अनकरीब मुलाकात होगी। सादका ने उस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। उसे वहम भी नहीं था कि वो एक जागीरदार की धमकी थी। उसके 10-12 रोज़ के बाद सादका बेगम स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन स्कूल ना पहुंच सकी। चौधरी रुस्तम अली के गुंडों ने उसे इतनी सफाई के साथ अगवा किया कि किसी को कानों कान खबर ना हो सकी। घर वाले यही समझते रहे कि उनकी बेटी स्कूल में बच्चियों को पढ़ा रही है। 10 बजे के करीब चौधरी रुस्तम अली सादका के घर पहुंचा और उसके बाप मज़हर हुसैन को दुकान से बुलवाकर उसको बेटी के हाथ का लिखा हुआ रुका दिया। रुका बहुत मुख्तसर था। सादका ने लिखा था, प्यारे अब्बा, मैं इस वक्त चौधरी रुस्तम अली की हवेली में हूँ। अगर आप मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो घर के तमाम अफराद के हमरा फ़ौरन यहाँ पहुँच जाएं। मोहल्ले वालों को कुछ ना बताएं। आपकी बेटी सादका। मज़हर हुसैन रुका पढ़कर घबरा गया। उसने चौधरी रुस्तम अली से पूछा, चौधरी साहब, ये क्या मामला है? सादका तो सुबह घर से स्कूल गई थी, वो आपकी हवेली कैसे पहुँच गई? मज़हर हुसैन, कभी कभी रास्ते लंबे हो जाया करते हैं, चौधरी रुस्तम अली ने जवाब दिया। और सुनो, सवाल जवाब में वक्त ज़ाया ना करो। तुम्हारी बेटी परेशान हो रही होगी, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने 2 तांगे और मंगवा लिए हैं, बाकी बातें वहाँ चल कर करेंगे। परेशान हाल मज़हर हुसैन अपने 2 बेटों, एक बहू, एक बेटी और बीवी के हमरा
तांगे में जा बैठा। चौधरी रुस्तम अली का इसरार था घर के सब अफराद जाएंगे। तीनों तांगे हवेली के बजाय गांव के एक पुख्ता मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। हवेली मकान के बाहर निस्फ दर्जन मुसल्ला अफराद मौजूद थे। कुछ आदमी बैठक में इंतज़ार कर रहे थे, उनमें एक मौलवी साहब भी थे। चौधरी रुस्तम अली मज़हर हुसैन और उसकी बीवी फ़ातिमा बीबी को अलग कमरे में ले गया और उन्हें बताया कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर वो खुशी से इजाज़त दे देंगे तो उनकी इज़्ज़त महफूज रहेगी। चौधरी साहब, मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, बूढ़े मज़हर हुसैन ने कहा। मेरी बेटी का और आपका कोई जोड़ नहीं है। आप ये जुल्म ना करें और सादका को हमारे साथ जाने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मज़हर हुसैन, मैंने तुम्हारी इज़्ज़त बचाने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, चौधरी रुस्तम अली ने नखुवत से कहा। सादका ने मेरी भांजी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और मुझे गालियाँ दी थी। अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। तुम शादी पर राज़ी हो या ना हो, बेटी तुम्हारी यहीं रहेगी। उसकी शादी कर दोगे तो वो इज़्ज़त से रहेगी, नहीं तो ज़िल्लत से रहेगी। सादका साथ वाले कमरे में है, उसके पास चले जाओ और मशवरा कर लो। उसने साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और ख़ुद बाहर चला गया। कमरे में सादका बेगम के अलावा 2 औरतें और भी थीं। सादका का दहशत से बुरा हाल था। उसने अपने माँ बाप को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। फ़ातिमा बीबी भी रोने लगी। कमरे में मौजूद एक औरत ने फ़ातिमा बीबी से कहा, बहन, ये तुम्हारी बेटी की खुशनसीबी है कि चौधरी साहब ने उसके लिए शादी का पैगाम दिया है, वरना वो इसे ऐसे ही अपने पास रख सकते थे। ऐसे किस्से यहाँ बहुत होते रहते हैं। ऐसी लड़कियाँ या तो कुछ खाकर हमेशा की नींद सो जाती हैं या फिर उस बाज़ार में पहुँचा दी जाती हैं जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। चुपचाप हाँ कर दो, इज़्ज़त बनी रहेगी। मियाँ बीवी को बेटी की इज़्ज़त बचाने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था। 1 घंटे तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने हाँ कर दी और सादका बेगम आहों और हिचकियों के दरमियान चौधरी रुस्तम अली की बीवी बन गई। जनाब, ये है सादका बेगम की शादी का अलमिया। अयाज अहमद ने बात ख़त्म करने के बाद कहा, अब कुछ अरसे से रुस्तम अली की पहली बीवी और उसके बच्चों ने सादका का नाक में दम कर रखा था। मेरा ख्याल है कि ये अगवा का ड्रामा उन्होंने ही रचाया है। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने सादका को कत्ल ना कर दिया हो। मैंने उससे तसल्ली देते हुए कहा, हम तुम्हारी फ्राहम करदा मालूमात की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे और मुजरमों का सुराख लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब मैं थाने पहुंचा तो चौधरी दोस्त मोहम्मद को अपना मुंतज़िर पाया। रस्मी कलमात के बाद उसने कहा, मलिक साहब, बड़े अफसोस की बात है, आपने मेरा भेजा हुआ तोहफ़ा वापस कर दिया। मैंने किसी गलत नीयत से तो तोहफ़ा नहीं भेजा था चौधरी साहब, आपकी नीयत का तो मुझे कुछ पता नहीं, मगर जिसके हाथ आपने तोहफ़ा भेजा था वो बड़ा गलत बंदा था। वो कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहा था। बहरहाल इस बात को छोड़ें, ये अगवा का क्या किस्सा है? चौधरी रुस्तम अली ने आपके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाया है कि आपने उसकी भांजी और बीवी को अगवा करवाया है। क्या? उसकी हैरानी बहुत असली थी। उस बुढ़े खुंग की बीवी को किसी ने अगवा करके क्या करना था? हमने तो सिर्फ उसकी भांजी की अगवा की खबर सुनी थी, ये बीवी कब अगवा हुई है? चौधरी साहब, अगर ये एक्टिंग है तो बड़ी उम्दा एक्टिंग है, मैंने कहा। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। चौधरी रुस्तम अली की भांजी और बीवी कल 3 और 4 बजे के दरमियान अगवा की गई हैं। दोनों तांगे में अपने गांव जा रही थी। रास्ते में 3 डाकुओं ने, जिन्होंने ढाटे बांध रखे थे, उन्हें अगवा कर लिया। चौधरी रुस्तम अली की बीवी का नाम सादका बेगम है और वह उसकी दूसरी बीवी है। नौजवान और ख़ूबसूरत भी है। मलिक साहब, मैं कोई मुत्तकी परहेज़गार आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं डाला। अगवा की इस वारदात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपके एएसआई को अपनी पूरी हवेली दिखा दी है। अगरचा चौधरी दोस्त मोहम्मद में भी जागीरदारों वाली खसूसियात मौजूद थी, मगर वो कदरे माकूल आदमी था और सोच समझ कर कदम उठाता था। मुझे उसकी बात में कोई खोट नज़र नहीं आता था। चौधरी साहब, मैं आपकी बात पर शक नहीं करता, मैंने कहा, मगर हो सकता है कि आपकी बरादरी के किसी फ़र्द ने आपके इल्म में लाए बग़ैर ये कार्रवाई की हो। सब लोग तो आप जैसे ठंडे मिजाज के नहीं हो सकते। मैं आपकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। थानेदारों को इसी तरह सोचना चाहिए, लेकिन ये तो महज अंदाज़ा है। अंदाज़े तो आदमी 100 लगा सकता है। मेरा तो ख्याल है कि ये सारी बात ही झूठ है। चौधरी रुस्तम अली के किसी आदमी ने हमारी दुश्मनी को हवा देने के लिए ड्रामा रचाया है।
लेकिन हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। अगर किसी ने बुरी नीयत से हमारे गांव का रुख किया तो वो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। मैं चौधरी रुस्तम अली के गांव गया था। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। हमने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और तवक्का है कि 4-6 दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। चौधरी दोस्त मोहम्मद कुछ देर बैठकर रुखसत हो गया। उसके हमरा 4-5 आदमी थे जो सब के सब मुसल्लह थे। जो एएसआई उसके गांव गया था वो वापस आ गया था। उसे वारदात का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने एक खोजी की खिदमत हासिल कर ली थी और पुलिस के मुखबरों को भी चौकन्ना कर दिया था। अगले रोज़ दोपहर के बाद खोजी थाने में आया और अपने खोज की तफसील मुझे बताई। उसके बयान के मुताबिक डाकुओं ने रात एक हैराबाद डेरे पर गुजारी थी। उस डेरे पर उसने टूटी हुई चूड़ियाँ और रेहाना की किताबें पड़ी हुई देखी थी। इन चीज़ों को उसने जूं का तू वहाँ पड़ा रहने दिया था। मैंने एसआई को साथ लिया और खोजी की हमरा मस्कूरा डेरे पर पहुँच गया। वो जगह जाए वारदात से 4 फरलांग के फासले पर थी। वहाँ चंद कच्चे कोठे और एक वसी अहाता बना हुआ था। एक कोठे के सामने थोड़ी सी जगह साफ थी। चूँकि वो गर्मियों के दिन थे इसलिए मालूम ये होता था कि डाकुओं ने रात बाहर गुजारी थी। एक कमरे के अंदर टूटी हुई चूड़ियाँ और चंद किताबें पड़ी हुई थी। मैंने चूड़ियों के टुकड़े और किताबें अपने कब्ज़े में कर लीं। गालिबन कमरे के अंदर औरतों पर मुजरिमाना हमला किया गया था। खोजी एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सामने चन्नीवाल को जाने वाली पक्की सड़क है। घोड़ों का खुरा उस सड़क तक जाता है। वहाँ से खुरा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 2 घोड़ों का खुरा चन्नीवाल की तरफ जाता है और एक घोड़े का खुरा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ जाता है। चन्नीवाल जाने वाले 2 घोड़ों में से एक घोड़ा बगैर सवार के मालूम होता है क्योंकि उसका खुरा हल्का है। बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा, डाकुओं के साथ 2 औरतें भी थीं, यानी कुल 5 अफराद और 3 घोड़े थे। ऐसी सूरत में घोड़ा बगैर सवार के कैसे हो सकता है? इस मामले में तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। खोजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि औरतों ने एक डाकू की निगरानी में पक्की सड़क पर सफ़र किया था। ये सफ़र उन्होंने किसी गाड़ी या तांगे पर किया होगा, लेकिन उनका खुरा मुझे नहीं मिल सका। अब 2 घोड़ों की कहानी भी सुन ले। ये दोनों चन्नीवाल के करीब एक कुएं तक गए थे। वहाँ उन्होंने रुककर गालिबन पानी पिया था और दूसरी तरफ से चक्कर लगाकर सड़क की तरफ निकल गए थे। और जो घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ गया था, उसका खुरा कहाँ तक पहुँचता है? उसका खुरा गांव में पहुंचकर गायब हो गया। या तो वो घोड़ा अभी तक गांव में ही है या फिर किसी चौर रास्ते से बाहर निकल गया है। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद।